नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, 1 लाइव मिनट का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल फॉलआउट से संबंधित, कैसे स्कूल्स के बंद होने की वजह से मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हालांकि देखो, इस आर्टिकल के लास्ट में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े वेग हैं, बट डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। तीसरे नंबर पे ग्लोबल कॉमन्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइव मिनट का, और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड इनसिक्योरिटी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब से कोविड-19 की महामारी आई है तब से स्कूल्स जो हैं इंडिया में वो बंद हैं। स्कूल्स बंद होने की वजह से देश में 116 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो मिड डे मील स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो, मिड डे मील स्कीम जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी संख्या में खाना नहीं दिया जाता है बच्चों को। फ़ायदे भी काफ़ी हैं मिड डे मील स्कीम के। ना सिर्फ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, मालन्यूट्रिशन का शिकार बच्चे नहीं होते, इसके साथ साथ बच्चों की लर्निंग आउटकम इंक्रीज होती है। विभिन्न सेक्शंस के जो बच्चे हैं साथ मिलके खाना खाते हैं तो कोऑपरेशन की भावना भी बढ़ती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं मिड डे मील स्कीम के। लेकिन देखो, स्कूल्स बंद होने की वजह से सिचुएशन अभी खराब है। एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बाकी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर। इस रिपोर्ट में भी इंडिया में स्कूल्स बंद होने की वजह से जो मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है उस पर चिंता जाहिर की गई है। डेटा के अनुसार अप्रैल 2020 में पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स जो बंद थे उसकी वजह से 369 मिलियन बच्चे स्कूल मील को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और 369 मिलियन में से एक बड़ा सेक्शन इंडिया का ही है। इसके बाद आर्टिकल में फिलहाल फूड इनसिक्योरिटी के स्टेटस के बारे में बताया जाता है। इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी देखो काफ़ी ज़्यादा है। ये तो इसी से पता लगता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है, 2020 के एडिशन की हम बात कर रही हैं, इंडिया का स्थान है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इवन हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखो जो जीरो हंगर का गोल है, वैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको अचीव किया जाना है 2030 से पहले, उसमें एक गोल है जीरो हंगर का टारगेट भी अचीव करना है 2030 से पहले। बट जिस गति से इंडिया अभी फ़िलहाल चल रहा है, ये तो साफ है कि इंडिया इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर देखो अर्जेंट एक्शंस नहीं लिए गए फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए, तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है इंडिया में। एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर पर यह रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया, देखो एक बार महामारी ख़त्म भी हो गई तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहले स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे थे वो वापस स्कूल में नहीं लौटेंगे। इस बात पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके बाद राइटर स्पेसिफिकली बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। मिड डे मील स्कीम में जैसा आपको पता है, पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में गर्म खाना मिलता है, और उस खाने का कंपोजिशन इस प्रकार से होता है कि पहली से 5वीं क्लास के बच्चे को उस मील की सहायता से 450 कैलोरी मिलती है, 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम राइस और वीट मिलता है। बाकियों पर भी आप एक बार नज़र मार लीजिए। इस्तेमाल हो सकता है प्री में, जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रही हैं। 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को 700 कैलोरीज, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम राइस और या फिर वीट, तो ये सब मिलता है एक मील की सहायता से मिड डे मील स्कीम में बच्चे को। देखो, ये जो मिड डे मील स्कीम है ना, ये बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का 1/3 है, क्योंकि स्कूल ये भी तो एक्सपेक्ट करता है ना, सरकार ये भी तो एक्सपेक्ट करता है ना
कि बच्चा घर से भी तो खाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे की रिक्वायरमेंट का 1/3 हैं। बट काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है तो वो खाली पेट पहुंचता है, कुछ नहीं खा के आता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत सारे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा थी। देखो, मार्च और अप्रैल 2020 में महामारी आने के बाद जब स्कूल बंद हुए तो सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि स्कूल तो बंद हैं और बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो सरकार ये प्रोविज़न करेगी कि हॉट कुक्ड मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड की जाए या फिर इसके बराबर का फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाए या फिर ड्राई राशन दिया जाए। ये अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2020 में। बट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट के 3 महीने बाद भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स स्ट्रगल कर रही थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि स्कूल तो बंद है, कैसे बच्चों को हॉट कुक्ड मिड डे मील दी जाए या फिर उसके बराबर का कोई फूड सिक्योरिटी अलाउंस यानी पैसे दिए जाएं या फिर ड्राई राशन दिया जाए, कैसे इस अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये समझ में नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनको स्ट्रगल करना पड़ा। एक डेटा के अनुसार 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने रिपोर्ट किया कि अप्रैल मई 2020 में उन्होंने पिछले साल के अपेक्षाकृत यानी अप्रैल मई 2019 के अपेक्षाकृत एफसीआई से कम राशन उठाया, कम फूड ग्रेन उठाया। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अप्रैल मई 2019 में 40 यूनिट फूड ग्रेन उठाया, तो फिर अप्रैल मई 2020 में सिर्फ 10 यूनिट फूड ग्रेन उठाया। इवन बिहार जैसे स्टेट ने तो 1 यूनिट भी फूड ग्रेन नहीं उठाया। ये देखो, बिहार ने अप्रैल और मई 2019 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 44.585 थाउजेंड टन फूड ग्रेन उठाया था, लेकिन अप्रैल और मई 2020 में एक दाना भी नहीं उठाया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद अगर मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो बच्चों को ड्राई राशन तो मिलना ही चाहिए ना। बट आज भी अभी भी कई सारे स्टेट्स में जो ये ड्राई राशन दिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है। कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी टाइम से दे दिया, कभी बहुत लेट दिया। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राइटर वैसे एक कंसर्न ये भी जताते हैं कि मई में बच्चों का जो ड्राई राशन का कोटा था वो तो दिया गया, लेकिन अप्रैल का बच्चों का जो ड्राई राशन का कोटा था वो बहुत सारे स्टेट्स में दिया ही नहीं गया। नेक्स्ट कंसर्न राइटर ये जताते हैं, देखो, काफ़ी सारे वल्नरेबल हाउस होल्ड्स में ये भी देखा गया कि फैमिली की इनकम अगर कम हुई इस महामारी की वजह से तो छोटे बच्चे जो थे वो भी काम करने लगे। माँ बाप ने उनको काम पर लगा दिया ताकि बच्चे भी काम पर लग जाएं और थोड़ा पैसा कमाएं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे बच्चों को और ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए चिंता और भी बढ़ जाती है। इसी साल जुलाई में मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का और तमिलनाडु गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप ये इंश्योर कीजिए कि स्कूल बंद हैं तो बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल हो रही हैं। देखो, तमिलनाडु जैसा स्टेट जहाँ पे मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु जैसे स्टेट्स नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं कि स्कूल्स बंद होने के सिचुएशन में कैसे बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, तो बाकी स्टेट्स का क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हो। अब इसके बाद लास्ट में राइटर सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाए स्कूल फीडिंग में। जैसे देखो, कोई स्कूल है किसी जगह पे, जगह का नाम है रामगढ़, तो रामगढ़ स्कूल के एरिया में जो लोकल किसान हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे देखो, मिड डे मील स्कीम के लिए स्कूल को राशन चाहिए, स्कूल को सीरियल्स चाहिए जैसे राइस, वीट, वेजिटेबल्स, एग्स, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है स्कूल को बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोकल फार्मर से स्कूल प्रोक्योर करें, इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि लोकल जो फार्मर है वो भी एम्पावर होगा।
दूसरा, स्कूल को सब्जियां फ्रेश मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी, और बच्चों की जो हिडन हंगर संबंधित आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि एग्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स अगर ये सब बच्चों को दिए जाएंगे तो इससे काफ़ी प्रोटीन मिलेगा, काफ़ी विटामिन्स मिलेंगे। इसका देखो एक फ़ायदा ये भी होगा, ना सिर्फ लोकल फार्मर को बूस्ट मिलेगा, इनकम सपोर्ट मिलेगा, बल्कि लोकल फार्मर अपनी प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है जो मैं उगा रहा हूँ उसका खरीदार कोई है, स्कूल जो है वो मेरी फसल को प्रोक्योर कर लेगा। इससे लोकल जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी और आत्मनिर्भर पोषण के एजेंडा को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो राइटर कहते हैं कोविड-19 का जो क्राइसिस है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाएं, हम डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे देखो एक और नया इनिशिएटिव भी सरकार की तरफ से लिया गया था मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन। इसमें क्या है, स्कूल के प्रीमिसेस में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं और वही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए जाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स को बना के और फ्रूट्स सीधा सीधा बच्चों को दिए जाते हैं मिड डे मील स्कीम में। इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो देखो बच्चों को पता लगेगा कि कैसे सब्जियां उगाई जाती हैं, कैसे फ्रूट उगाए जाते हैं। दूसरा, बच्चों को ये भी पता लगेगा कि फ्रूट्स और सब्जियों से काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है। और सबसे लास्ट में, जब यही सब्जियां बच्चे खाने में कंज्यूम करेंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा भी ना। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, जैसे देखो शहरों में कई सारे स्टेट्स में कम्युनिटी किचन्स हैं एल्डर सिटीजन्स के लिए, किसानों के लिए किचन्स हैं, जैसे हरियाणा में किसानों के लिए किचन्स हैं। तो उसी प्रकार से मिड डे मील सेंटर भी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ओपन किए जा सकते हैं। स्कूल बंद हैं लेकिन मिड डे मील आपको चाहिए तो इस सेंटर पे जाके आप ले सकते हो। नेक्स्ट सजेशन, स्कीम की अवेलेबिलिटी के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, और ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लोकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड किया जा सकता है मिड डे मील स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, लोकल फार्मर्स को भी फायदा होगा। एक सजेशन जो बार बार दिया जाता है कि देखो कई स्टेट गवर्नमेंट्स तो बच्चों को एग्स देती हैं मिड डे मील स्कीम में, लेकिन कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एग्स नहीं प्रोवाइड करती। एग्स का प्रोविजन किया जा सकता है, इससे बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। और सबसे लास्ट में एक बात जो राइटर ने पहले भी बोली, अप्रैल का कोटा बच्चों को नहीं दिया गया, मई से ड्राई राशन दिया गया, तो अप्रैल का जो कोटा बच्चों का बाकी है वो भी दिया जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड इनसिक्योरिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल कृष्णा कुमार के द्वारा लिखा गया है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। राइटर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो एक वेबिनार को अटेंड कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित। इस वेबिनार में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने क्वेश्चन पूछा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा प्रीडेटरी रोल एडोप्ट करेगी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सहायता से। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ये पूछना चाहते थे क्या एजुकेशन सिस्टम के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो राइटर एक बैकग्राउंड देते हैं। राइटर कहते हैं हिस्टोरिकली देखो एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोविंसेस में यानी स्टेट्स में इवॉल्व हुआ। ऑलमोस्ट 100 साल पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया था। मकसद इस बोर्ड को गठित करने का ये था रीजनल रिस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट किया जा सके। जैसा हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकली विभिन्न स्टेट्स का, प्रोविंसेस का कंट्रोल होता था एजुकेशन सिस्टम पर, और ये वैसे सही भी था क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम अगर लोकल कंडीशंस को देखते हुए क्रिएट किया गया है तो बच्चा भी इफेक्टिव ढंग से एजुकेशन हासिल कर पाएगा, लर्निंग आउटकम इंक्रीज होगी। तो इस बोर्ड का काम इतना था कि वेरियस स्टेट के एजुकेशन संबंधित जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा कर लिए एक डिस्कशन फॉर्म प्रोवाइड करना। उसके बाद देश आज़ाद होता है। संविधान का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था
उस ड्राफ्ट में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाला गया था, लेकिन 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। बात करें शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल क्या रहा एजुकेशन के क्षेत्र में। देखो, हालांकि एजुकेशन शुरुआत में स्टेट लिस्ट में आता था, बट बावजूद इसके एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवांस इंस्टीट्यूशंस इन प्रोफेशनल फील्ड्स को इस्टेब्लिश किया और अलग से स्पेशल स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए जहां पर सिविल सर्वेंट्स के बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की अक्सर ट्रांसफ़र हो जाया करती हैं, तो उनके बच्चों को दिक्कत ना आए, इसलिए अलग से स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे। तो देखो, होना तो ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करता एजुकेशन के क्षेत्र में, बट ऐसा हो नहीं इसका। धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नवोदय स्कूल भी इस्टेब्लिश किए गए, केवी स्कूल्स भी इस्टेब्लिश किए गए और इन स्कूल्स को फंडिंग ज़्यादा मिलती थी एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। चलो हम बात करते हैं 1976 पे थे हम कि 1976 में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसके 10 साल बाद यानी 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। यहाँ पर देखो, ये पॉलिसी आई थी 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इस पॉलिसी में नेशनल कंसर्न्स और नेशनल पर्सपेक्टिव को बताया गया भाई कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन से, लेकिन विभिन्न स्टेट्स में कौन सी प्रैक्टिसेस अभी फॉलो की जा रही हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है और प्लानिंग कमीशन पर छोड़ दिया गया कि आप ही स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। तो आधे अधूरे मन से वो पॉलिसी आई थी 1986 की। उसके बाद 1990s के बाद क्या हुआ, एकदम से प्राइवेट एजुकेशन का, प्राइवेट स्कूल्स का बूम आ गया। हालांकि स्टेट ने ये नहीं बताया, यानी सरकार ने ये नहीं बताया कि एजुकेशन देना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे इतने सारे जो प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं उनमें गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। आपको उस क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है, क्योंकि ये आपका काम है, ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद देखो, मिडिल क्लास भी हमारे देश में तेजी से एक्सपेंड हुई। मिडिल क्लास के लोगों की संख्या इंक्रीज हुई और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो खुश थे इस बात से कि प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं, हम हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इस बात से मिडिल क्लास के लोग खुश थे। उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया नहीं, सरकार को कुछ कहा नहीं और सरकार भी खुश थी कि प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो रही है। बट देखो, बढ़ते बढ़ते प्राइवेट स्कूल्स की संख्या अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक कैओस क्रिएट हो गया है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में। अभी देखो, एजुकेशन सिस्टम के 3 टीयर्स हैं। सबसे ऊपर है सेंट्रल सिस्टम, एक सेकेंड, हाँ, सबसे ऊपर है सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में सीबीएसई, आईसीएसई के बोर्ड हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एफिलेटेड होते हैं इन बोर्ड से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए था इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में संविधान के ओरिजिनल ड्राफ्ट के अनुसार, बट धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लिया। तो आज के समय में ये सीबीएसई, आईसीएसई के जो बोर्ड्स हैं ये विभिन्न राज्यों के प्राइवेट स्कूल्स को मान्यता देते हैं, तो इसलिए इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एडवांस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं और नवोदय विद्यालय, केवी विद्यालय, ऐसे ऐसे स्कूल्स की चेन्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अब ये तो बात हमने की पहले टीयर की, सेंट्रल सिस्टम। उसके बाद आता है स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम में स्टेट के बोर्ड्स आते हैं, जैसे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। ये जो बोर्ड होते हैं ये स्टेट लैंग्वेज में स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीसरे सिस्टम में है प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट स्कूल्स, जो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल सिस्टम में जो सीबीएसई, आईसीएसई जैसे जो बोर्ड्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएशन देते हैं। तो तीसरे सिस्टम में यही स्कूल्स आते हैं। बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बोर्ड्स से भी मान्यता प्राप्त हैं। देखो, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई कि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या जो बढ़ती जा रही है उन स्कूल्स में सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाए।
इसीलिए तो कोटा की बात आई थी ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था 2009 में। इसमें कहा गया था कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो 25% सीट्स देंगे वल्नरेबल सेक्शंस के बच्चों को। तो ये अभी हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि चलो देखो, स्कूल्स में सोशल जस्टिस के कंसेप्ट का ध्यान तो रखा गया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें 25% कोटा का प्रोविजन तो किया गया, हालांकि इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। बट हायर एजुकेशन में तो ऐसा कोई प्रोविजन किया भी नहीं गया सोशल जस्टिस संबंधित। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि इन तीनों सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो 3 सिस्टम हमने डिस्कस किए ना, एक तरफ सेंट्रल सिस्टम, दूसरी नंबर पे है स्टेट सिस्टम और तीसरे नंबर पे प्राइवेट स्कूल्स। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सेंट्रल सिस्टम में स्टैंडर्ड्स अलग हैं, स्टेट सिस्टम में स्टैंडर्ड्स अलग हैं और प्राइवेट स्कूल्स में स्टैंडर्ड्स अलग हैं। चलो देखो, स्टैंडर्ड्स को हम रिकॉन्साइल भी कर लें, बट अब मान लीजिए किसी बच्चे को एडमिशन मिला है प्राइवेट स्कूल में कोटा सिस्टम से, 25% जो सीट्स रिजर्व करनी है प्राइवेट स्कूल को वल्नरेबल सेक्शंस के बच्चे के लिए। अब उसने 10वीं क्लास पास कर ली, ऐसे स्कूल में पैसे नहीं थे लेकिन कोटा से 10वीं क्लास पास कर ली, बट अब आगे वो कॉलेज में जाएगा या फिर हायर एजुकेशन में जाएगा, तो फिर जैसा हमने डिस्कस किया, सोशल जस्टिस जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में, वैसी यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देती है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया कि स्कूल बोर्ड से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं या फिर रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोटा मिलेगा नीट में, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मिटी का। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कुछ इश्यूज पर बात की जाती है राइटर के द्वारा। सबसे पहले यही बात कि कोऑर्डिनेशन पर जो ध्यान देना चाहिए था तीनों सिस्टम के बीच, उस लेवल का ध्यान नहीं दिया गया है। कोऑर्डिनेशन संबंधित जो प्रॉब्लम है तीनों सिस्टम्स के बीच, वो अभी भी बरकरार रहेगी। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, मतलब एक कोट है लेट जेपी नायक का। इन्होंने बोला था, इससे पहले कि हम एजुकेशन में पॉलिसी को ड्राफ्ट करें, हमें यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि किस प्रकार का ह्यूमन बीइंग या फिर किस प्रकार की सोसाइटी हम चाहते हैं। जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तब हम एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो भी अच्छे से बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पिछले कुछ सालों से, जैसा हमने आर्टिकल की शुरुआत में भी डिस्कस किया, प्राइवेट स्कूल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक पॉलिसी भी सरकार की इसी प्रकार की है कि सरकार चाहती है हायर एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट कॉलेजेस खुलें। बट सरकार ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सहायता से इस बात का आंसर अच्छे से नहीं दिया है कि इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन जो सभी स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी अगर प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो वही बच्चे एडमिशन ले सकेंगे ना जिनके पास पैसे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सरकार ने नहीं दिया है पॉलिसी में। इसके बाद बात की जाती है ऑटोनॉमी की। देखो, जब ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो अपने हिसाब से फीस वसूल सकें, बात यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है स्टेट्स का। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग हिसाब से गवर्न किया जाता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे जो अलग अलग स्टेट्स में कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरी तरह से डिसफंक्शनल हैं या फिर पूरी तरह से स्टैंडर्ड्स उनका बहुत ज़्यादा डाउन है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर भी फोकस किया जाता है कि RTE के बाद का स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, मतलब ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद का जो सिनेरियो है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। राइटर ये कहते हैं, अरे भैया, पहले राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसको तो ठीक से इम्प्लीमेंट कर लो। इस एक्ट को आपने ठीक से इम्प्लीमेंट किया नहीं है और उसके बाद के स्ट्रक्चर पे आप फोकस कर रहे हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल कॉमन्स से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, 2020 में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे महामारी,
रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, ड्रोट्स, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में डिसरप्शन के कारण हुई हैं। ये सब इवेंट्स हमें बताती हैं ह्यूमन बींग्स के साथ इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है उसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। हमारा फोकस इस आर्टिकल में ग्लोबल कॉमन्स पे है। ग्लोबल कॉमन्स मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज जो किसी एक देश की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं। जैसे देखो हाई सीज मतलब ओशियंस का वो एरिया जो किसी एक देश की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, एक देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, आउटर स्पेस, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले ये देखो वो रिसोर्सेज हैं जैसे हवा, पानी, लैंड या बायोडाइवर्सिटी, जिस पर किसी एक कम्युनिटी का, एक इंडिविजुअल का हक नहीं है बल्कि पूरी मानव सभ्यता का हक है। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश में जो कॉमन लैंड है वो 48.69 मिलियन से लेके 84.2 मिलियन हेक्टेयर के बीच है। ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 15 से 25% है। कॉमन पूल रिसोर्सेज हर साल गरीब इंडियन हाउस होल्ड्स की इनकम में ऑलमोस्ट $5 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। अराउंड 77% इंडिया के जो पशु हैं वो कॉमन पूल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। जैसे देखो आपने देखा होगा गांव में एक कॉमन लैंड होता है जहां पे गांव के जो पशु हैं घास खाते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है कॉमन रिसोर्स का। तो ग्लोबल कॉमन के बारे में बेसिक जानकारी देकर इसके बाद राइटर कहते हैं देखो बहुत सालों पहले एक थ्योरी आई थी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की। अब ये जो थ्योरी है इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की थ्योरी में क्या होता है, जब देखो कॉमन रिसोर्स जब होता है ना तो यूजर्स सोचते नहीं हैं कि हमें किस प्रकार से रिसोर्स को रेगुलेट करना चाहिए। हर एक यूजर अपना अपना फ़ायदा देखता है, कॉमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करता जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि सभी लोग अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो कॉमन रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, वो ऐसी स्टेट में चला जाएगा जहाँ से उसका रीजनरेशन भी संभव नहीं हो पाएगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में जो हवा है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है सर्दियों में। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, ये ग्लोबल कॉमन है, बट दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार से व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। हर एक यूजर ऐसा कर रहा है, तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है जो ग्लोबल कॉमन है यानी एटमॉस्फेयर है वो खराब हो गया, वो डिप्लीट हो गया। ये ट्रेजेडी है ग्लोबल कॉमन्स की कि जो यूजर्स हैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, यूजर्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वो ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जहां उनका फिर से रिप्लेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल दिया जाता है राइटर में, किसान ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए। हर एक किसान जब अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ग्राउंड वाटर क्या है? ग्लोबल कॉमन। तो ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं इनको इतना ज़्यादा मिसमैनेज किया गया है कि लॉस्ट रिसोर्सेज का 60% तो कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा, और रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो तो लगातार देखो बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये फेनोमेनन भी कम होने के बजाय बढ़ ही रहे हैं। वेरियस एग्रीमेंट साइन तो हुए हैं जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, लेकिन ऐसा दिखता नहीं कि विभिन्न जो देश हैं वो सीरियस हैं इस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को लेके। फॉर एग्जांपल यूएसए। वैसे देखो ये भी एक एग्जांपल है ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल कॉमन्स का। ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके लिए विभिन्न देश रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि डेवलप कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ऐतिहासिक रूप से, बट विभिन्न देश चिंतित नहीं है। उनको लगता है कि हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है। हर एक देश अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, इसीलिए जो ग्लोबल क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन कर लिया गया है विभिन्न देशों के द्वारा क्लाइमेट का। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो ये जो कॉमन्स होते हैं ना, ये ना सिर्फ रूरल कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बल्कि अर्बन कम्युनिटी के लिए,
मतलब हर एक लेवल पे ये ग्लोबल कॉमन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, देश के लेवल पर। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है अवेयरनेस। जैसे देखो, किसान ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक किसान नहीं भी करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है कम होने से बच जाएगा, लेकिन सभी किसान सोचेंगे इस बारे में, अगर अवेयर होंगे तो फिर ग्राउंड वाटर के लेवल को कम होने से बचाया जा सकता है। अदरवाइज तो देखो, एक किसान सोचता है मैं नहीं भी यूज़ करूँगा ग्राउंड वाटर को तो बाकी किसान कर लेंगे, तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, विभिन्न एजेंसीज़ को विभिन्न लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कमेटी के लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे, देश के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और लीडर्स को भी आगे आना होगा। जैसे देखो, ट्रंप जैसे लीडर क्या करते हैं, कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ये कुछ नहीं है, ऐसा पहले भी होता आया है, अब सिचुएशन कुछ नहीं बदलने वाली है, क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ एक ढकोसला है डराने के लिए, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें कुछ लीडर्स करते हैं। तो इन चीज़ों से वर्षों से जो मेहनत की गई होती है सिविल सोसाइटी के द्वारा लोगों की सोच बदलने की दिशा में, वो मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल कॉमन्स के बारे में। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए क्वालिटी का क्या मतलब होता है। देखो, क्वालिटी का सिंपल मतलब ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रियलिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। आप बैंक में जाते हो और सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है, अगर आपको अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो इसके लिए 1 दिन का वक्त लगेगा। बट जब आप बैंक में एक्चुअल में अपना नंबर चेंज करवाने के लिए जाते हो तो आपको 1 दिन के बजाय 7 दिन लगते हैं। तो सर्विस यानी खराब है, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है स्टैंडर्ड और रियलिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे केस में अगर देखो सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है कि आपको अपना नंबर चेंज करवाने के लिए 3 दिनों का समय लगता है, बट जैसे ही आप जाते हो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका नंबर चेंज कर दिया जाता है, तो मतलब सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये तो चलो हमने एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी बात कर ली। इवन देखो, सिटीजन चार्टर में अगर 3 दिन टाइमलाइन लिखी हुई है अकाउंट में नंबर चेंज करने की, और 3 दिन में ही नंबर चेंज हो जाता है, 3 दिन ही लगते हैं, तो भी सर्विस क्वालिटी जो है सर्विस की वो अच्छी है। तो इसीलिए क्वालिटी का मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रियलिटी। अब देखो, किसी भी सर्विस की क्वालिटी आप कैसे एक्सेस करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कौन से पैरामीटर्स मुझे मेजर करने हैं। जैसे देखो, इस केस में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मोबाइल नंबर चेंज करने की टाइमलाइन, ये एक पैरामीटर है। मतलब इस पैरामीटर की सहायता से हम पता लगा रहे हैं सर्विस एसबीआई बैंक की अच्छी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स का पता लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, 3 दिन में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। तीसरे नंबर पर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि वास्तव में जब नंबर चेंज करने की कोशिश की गई तो कितना समय लगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में डिफरेंस मेजर किया जाता है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी सर्विस की क्वालिटी का पता लगाने के लिए। इसके अलावा देखो, अगर हम क्वालिटी सर्विस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें, अगर देखो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सर्विस प्रोवाइड करते समय ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। जैसे देखो, काफ़ी बार शिकायतें ये मिलती हैं कि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं वो बिहेव अच्छे से नहीं करते हैं। वो इस प्रकार से ट्रीट करते हैं सिटीजन्स को जैसे वो बेनिफिशरी हैं, और हम सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करके उनको एहसान कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर का। दूसरा, वैल्यू फॉर मनी। अब देखो, मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाया जाता है आपके घर में, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं, या फिर कल को मीटर ख़राब हो जाता है, मीटर ठीक करने के लिए भारी भरकम रकम ले ली जाती है, तो वो सर्विस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी। सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा,
वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, मतलब जितना पैसा दे पर्सन सर्विस अवेल करने के लिए उतने की ही सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड एंड्योरेंस। इसका मतलब देखो ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉय आपके घर में मीटर ठीक करने आया, तो कम से कम इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय में जो मीटर ठीक किया है वो 2-3 दिनों में, 1 महीने में फिर से ख़राब नहीं हो जाएगा। कुछ निश्चित समय तक वो मीटर ठीक रहेगा। फिर उस सर्विस का फ़ायदा ही क्या? आज आपने कोई चीज़ ठीक करवाई, 1 हफ्ते के अंदर या फिर 15 दिनों के अंदर वो चीज़ फिर से ख़राब हो गई, तो ऐसी सर्विस को आप क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं कहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। और सबसे लास्ट में, सर्विस एक्सेसिबल और रीचेबल भी होनी चाहिए। अब देखो, आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ सरकार दे सकती है, बट आपको पता ही नहीं किसे एक्सेस करना है, कहाँ पे जाना है उस सर्विस को अवेल करवाने के लिए, तो फिर मतलब सर्विस जो है वो आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। अगर सरकार प्रॉपर ऑफिस बनाती है, सेंटर बनाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, लोगों को बताती है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, यहाँ से बनवा सकते हो, तो मतलब सर्विस आसानी से एक्सेसिबल है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो सर्विस खिलाएगी जो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पर खरी उतरती हो। और वैसे तो देखो, अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे कि जो सर्विस आपने अवेल करवाई है वो कैसी है, ये देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है, लेकिन कुछ पर्सन असंतुष्ट भी हो सकते हैं जिस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की गई है। कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, आप गए किसी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपने नए पानी का कनेक्शन लेना था। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो ये एक्सपेक्ट करता है जाते ही वहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए और बाद में बैठने के लिए सीट्स होनी चाहिए, रिसिप्ट देना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी पर्सन के द्वारा। लेकिन कई पर्सन ऐसे होते हैं जो नहीं एक्सपेक्ट करते, वो सोचते हैं सिर्फ काम हो जाए वही सफिशिएंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी धारणा क्या है सर्विस के बारे में। किसी पर्सन को कोई सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है और वही सर्विस किसी दूसरे पर्सन को अच्छी नहीं भी लग सकती है। आमतौर पर देखो होता क्या है, जब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और एक्सपीरियंस भी गुड है तो हम ये कहेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस है। और जब देखो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कम हैं और एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो सर्विस बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं और फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन देखो, अगर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो और एक्सपीरियंस बैड हो तो मतलब पुअर क्वालिटी की सर्विस है। और सबसे लास्ट में, अगर देखो लो एक्सपेक्टेशंस हो और एक्सपीरियंस भी बैड हो तो आप कहोगे एवरेज क्वालिटी की सर्विस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आपकी हाई थी नहीं और एक्सपीरियंस भी बैड रहता है तो आपको ज़्यादा हैरानी होती नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले से थी ही नहीं। तो ऐसे केसेस में जो सर्विस होती है वो एवरेज होती है। समझ गए? तो आप ये लिख सकते हो, टेबल बना सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशंस हाई, एक्सपीरियंस गुड, मतलब सर्विस क्वालिटी वाली। अगर एक्सपेक्टेशंस लो और एक्सपीरियंस गुड, मतलब सर्विस बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली। और तीसरा, अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई सर्विस से और एक्सपीरियंस खराब, मतलब पुअर क्वालिटी की सर्विस। सबसे लास्ट में लो एक्सपेक्टेशंस और बैड एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होगी वो होगी एवरेज। इसके बाद देखो, आमतौर पर परसेप्शन ये है, पब्लिक सेक्टर में जो सर्विस होती है वो खराब होती है और प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विस होती है वो अच्छी होती है। लेकिन ये परसेप्शन पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिस आज के समय में, वो बात अलग है। देखो, कुछ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी कुछ जो सर्विस है वो आउटसोर्स करके रखी है TCS और दूसरी प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन ये तो आप मानते होंगे कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सर्विस अच्छी होती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज से भी। पब्लिक सेक्टर के पास देखो रिसोर्सेज कम होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉइज़ पर। इस वजह से काफ़ी बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। और देखो, सभी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट प्लेयर्स अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एथिक्स में ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्या ये परसेप्शन ठीक है, तो आप बताओगे नहीं, ये परसेप्शन ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है
गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो क्वालिटी वाली सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते? सबसे पहले तो देखो, ड्यू टू स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर जो है, जैसा हमने वर्क कल्चर के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ब्रिटिश इरा का स्ट्रक्चर है। बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज़ का वो ठीक नहीं रहता। एक बार किसी की सरकारी नौकरी लग जाए आसानी से हटाया नहीं जा सकता, तो अपने आप को सर्वेंट के बजाय मालिक समझने लगते हैं कई जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं वो। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता खास करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। थर्ड पॉइंट, देखो रूल्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इस वजह से पब्लिक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी रूल्स के खिलाफ जा नहीं सकते, उनको भी रूल्स का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से भी सर्विस काफ़ी बार डिले हो जाती है। और बहुत से पब्लिक एम्प्लॉयज़ में वर्कमैनशिप की जो प्राइड होनी चाहिए कि हाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को, वो प्राइड उनके अंदर नहीं होती। इस वजह से वो डेडिकेटेड रूप से अपनी ड्यूटी नहीं करते निष्ठा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्स होती है बहुत बार, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बट बहुत बार पब्लिक एम्प्लॉयज़ शुरुआत में जो स्किल्स उनको दी गई होती है ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद उनकी स्किल अपडेट नहीं की जाती, तो वो बदलते समय के हिसाब से नहीं एक्ट कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे हॉस्पिटल्स मान लीजिए, दवाइयों की कमी रहती है, डिमांड ज़्यादा होती है, बट इतने रिसोर्सेज सरकार के पास होते नहीं, या फिर आप कह सकते हो मिसमैनेजमेंट सरकार कर लेती है। नेक्स्ट, नेक्सस एंड करप्शन। अब देखो बहुत बार सरकार ये बोलती है कि हम दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो दवाइयाँ बेच देता है ब्लैक मार्केट में, या फिर जनता के लिए उपलब्ध नहीं करवाता। तो बहुत बार सरकार की गलती नहीं होती, जो नीचे के लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी गलती होती है। हालांकि देखो वो बात अलग है, ये सरकार का ही काम है ये सुनिश्चित करना हर सरकारी जो कर्मचारी है अपना काम ठीक से करे। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि सरकार काफ़ी बार फंड्स एलोकेट कर लेती है, लेकिन वो फंड्स पहुँच नहीं पाते ग्रास रूट लेवल पर। अब नेक्स्ट ये है कि सर्विसेज जो है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कैसे इन्हेंस की जा सकती है। प्रॉब्लम्स देखो आपको पता है, सॉल्यूशन आप आसानी से दे सकते हो कि स्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और रूल्स जो अभी फ़िलहाल रिजिड हैं उन्हें सिंप्लीफाई किया जाए, स्किल्स दी जाए समय समय पर, और रिसोर्सेज डिवोट किए जाएँ सरकार के द्वारा, करप्शन को ख़त्म किया जाए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो जैसे RTI, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। हाँ, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, टैलेंट को नर्चर किया जाए, एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन किया जाए। इसके अलावा सर्विस को जितना ज़्यादा हो सके ऑटोमेट किया जाए। ऑटोमेट मतलब जैसे फॉर्म्स हैं, पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना टाइम लग जाता था, लेकिन अब सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती हैं। कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा देखो कंपनसेशन डिफाइन की जा सकती है। अगर जनता जो है वो टाइम पे अपनी सर्विस नहीं अवेल कर पाती है, तो दूसरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, और जो जुर्माना लगाया जाए उसका पैसा दिया जाए उस पर्सन को जो टाइम पर अपनी सर्विस अवेल नहीं कर सका है। ये कंसेप्ट आया था तेलंगाना में, लेकिन अभी पता नहीं एग्जैक्टली कि वो वहाँ पर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। राइट टू सर्विस समथिंग था कि सभी डिपार्टमेंट्स को टाइमलाइन पहले से बतानी होगी कि इस टाइमलाइन के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अगर लेट हुआ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और फाइन लगेगा, और फाइन का पैसा मिलेगा उस सिटीजन को जो सर्विस अवेल करवाना चाहता था लेकिन देरी हुई। वैसे देखो एक सेवात्तम मॉडल भी है जो हमने गवर्नेंस के एक टॉपिक में डिस्कस किया था। सेवात्तम मॉडल में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले सिटीजन चार्टर, दूसरे नंबर पे पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, और तीसरे नंबर पे सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। तो सेवोत्तम मॉडल से संबंधित जो टॉपिक है आप रिवाइज कर सकते हो, गवर्नेंस में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। बट क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में आपको लिखना हो तो सेवोत्तम मॉडल का जिक्र आप जरूर कीजिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था क्वालिटी ऑफ सर्विस से संबंधित, हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।